हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे परिंदे कहानी, जो हमने परसों शुरू करी थी। तो आधी बची, आधी हमने कर रखी है। उससे आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से फादर एल्मर ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हाल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हाल के कोने से हंसी फूटी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर बुरकुटियाँ चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हाल के उस घूंटे हुए धुंधल के में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। Jesus said, I am the light of the world. He that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. ये थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स कहे हैं उन्होंने। डॉक्टर मुखर्जी ने उब और उकताहट से भरी जुम्हाई ली। कब ये किस्सा ख़त्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि ये संकुचाकर दोनों दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के डॉक्टर मुखर्जी के होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती और वह धीरे धीरे अपनी मूछों को खींचता रहता। फादर एल्मर की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर ये बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते। अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हाल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उल्टने की हड़हड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हाल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोल ली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुले सिमटने लगी। कायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गूंथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंद गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा जक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को जहाज से आने में मना किया था, फिर ही चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को क्रीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को हंसी का दौरा पड़ा था। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतना पीछे से कुछ भी देख पाना संभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांस को आकाश की आवाज शून्यता में बखेरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झिलमिला रही थी, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही थी। मोमबत्ती का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा था। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में दिखता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल में चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास गिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो। अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुडोल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को बेनते हुए स्वयं उस धुंध का बाग बनते जा रहे थे।
एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चैपल के शीशों के परे पहाड़ी, सूखी हवा में झूली हुई वीपिंग बिलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का हाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहाँ टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बॉयर, जे नाम उसने रखा था, वह जेंप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। ये सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूँगी, वह कभी नहीं आया। बुरुस का लाल फूल लाए हो ना जूठे हाकी कमीज के जिस जेब पर बैज चिपके थे, उनमें से मूसा हुआ बुरुस का फूल निकल आया। सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट दप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होंठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन इंटर ऑफ कुमायूं। उसका ये नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था, ये ध्यान में रखना है, मैन इंटर ऑफ कुमायूं। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था ना। मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा ना। मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा, आंखें मूंदे, ध्यान मग्ना प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या ये बाब उसके लिए हैं? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। ये डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने अपनी आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती है, जबकि वो अपनी पुरानी यादों में खोई थी। फादर एल्मंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमश मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड का ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला, देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही हम सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठुठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। बीपिंग बिलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो रही थी। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा पड़ा था और उसमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसके लिए वह इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का ये गपाड़ा अखरा, किंतु फादर एल्मंड के सामने वह उन्हें डांट फटका कर नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा।
फादर एल्मंड का लंबा औजपूर्ण चेहरा चैपल की गुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही है और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुडन ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीनों की छुट्टियों में बर्मा जाना काफ़ी कठिन था। फादर, मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कोई समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, ये तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं है कि फादर एल्मंड अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एल्मंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब ये नहीं था। आप तो जानती हैं, मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एल्मंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उससे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगल से उठाया और ऊपर साथ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला। मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्ती की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता। दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे लगता कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न से बैग अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना बचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी हो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता त्रासता हुआ एक बुला सा अर्थहीन लाता है। गिरता हुआ हर पोस एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायों में कोई पगडंडी गुम गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची हुई गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है। वो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं, इसलिए मर कर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही थी। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्राकें और सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट ने चेक कर
चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाई खड़ी थी। आप सभी यही हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर रहे हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही थी, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है। यहाँ रुककर भी क्या करूँगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर डेल लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उठते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी। वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वह पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी होगी। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती थी। उसने सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गोलों की बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एल्मंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होती है, वही लतिका को बर्फ में हुए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुमला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी। आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं? उसने सोचा, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अपतिप सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कोई समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी करते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बातों को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से धमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का शाय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर गया था। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमुंदी सी खुली रह गई थी, मानो पलक पर एक पुराना बड़ा सा सपना सरक आया था। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं?
इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव गिर आया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। ना जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का विवाह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुत्तों पर चढ़ रहे थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर रही थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचुली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरूस के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुकी हूँ। क्रिसमस से इस रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वह भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है। छुट्टियाँ खत्म होने लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई थी, कब ख़त्म हो गई। लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित व्याकुल दृष्टि से देख रहा था। वह सिटपटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ़ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट के बारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। जो पत्र उन्होंने लिखा था उसके बारे में वो बोल रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका कुछ समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगी। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मीडोज, पगडंडियाँ, पत्ते, छायाओं से घिरा हो छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए जहाँ आते हैं, मीडोज को अपने बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले हाथे हुए चल रही हैं। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है। इसके लिए हमें 3 दिन क्लास लेना पड़ेगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपनी सपोर्ट दें और कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।
कल इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी जितनी हमने पढ़ रखी है इतनी सी और बची है। धन्यवाद।